माय डियर स्पीशीज फेलोज, थैंक यू फॉर बीइंग विद एस्पिरेंट ट्राइब। आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोपॉलिटिक्स है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रो का मतलब वाटर है और पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करते हैं एक सियासत के तौर पे। अब हाइड्रोपॉलिटिक्स को हम किस तरह समझेंगे? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल में मकसद क्या है। मकसद को हम समझते हैं कि हाइड्रोपॉलिटिक्स एक ब्रांच की तरह है। हमारे पास समझ लें कि एक वाटर रिसोर्स है, यानी कि एक दरिया है और वो ओरिजिनेट एक कंट्री से हो रहा है और डिफरेंट कंट्री से गुजर के एक समंदर में जा रहा है। तो जिन जिन कंट्रीज से वो गुजरेगा उन तमाम कंट्रीज को हम राइपेरियन कंट्रीज कहते हैं, या उस रीजन की हम बात करें। तो क्योंकि वाटर रिसोर्स हमारे पास एक है और डिफरेंट कंट्रीज उसको शेयर कर रही हैं, तो उन डिफरेंट कंट्रीज के मफाद भी डिफरेंट होंगे। अगर मफाद डिफरेंट हैं तो एक सोर्स के लिए वो उन कंट्रीज के दरमियान कन्फ्लिक्ट भी होंगे, इश्यूज भी रह होंगे। तो हम जब इन इश्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज आती हैं जो कि उस वाटर रिसोर्स को सराउंड करती हैं। और जब हम इन तमाम को इकट्ठे स्टडी करते हैं, जिस तरह के हमारे पास इश्यूज है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज उस वाटर रिसोर्स से रिलेटेड जो हैं और जिन कंट्रीज से वो वाटर रिसोर्स गुजर के जा रहा है, तो हम इस चीज को कहते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स। ये हाइड्रोपॉलिटिक्स की तारीफ है। अब कौन कौन से वाइड रेंज ऑफ इश्यूज हो सकती हैं? सबसे पहले वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स होती हैं। ड्राइपेरियन कंट्रीज के दरमियान इस पानी को शेयर करने के लिए कुछ मायदे होते हैं। वो मायदे करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं। उन मायदों की पासदारी, उनको इफेक्टिव बनाना, ये एक चैलेंज के तौर पे चैलेंज होता है, एक इशू होता है उनके लिए। तो ये वाइड रेंज ऑफ इश्यूज में एक है वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। और उसके बाद है ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉन्फ्लिक्ट। जो राइपेरियन कंट्रीज हैं, ऐसे नहीं है कि उन्हीं में से ही एक दरिया ओरिजिनेट हुआ, वहीं पे ही खत्म हो गया। वो दरिया जो है वो पास गुजर के आ रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज से। तो ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉन्फ्लिक्ट रहेंगी कंट्रीज के दरमियान। वाटर सिक्योरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर किसी रियासत की जो मीशत की रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है, तो ज़राअत की रीढ़ की हड्डी पानी है। अगर पानी नहीं है तो हमारे पास ज़राअत नहीं है, अगर ज़राअत नहीं है तो मीशत की रीढ़ की हड्डी खराब है। तो वाटर सिक्योरिटी रिलेट करता है हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर एक कंट्री प्रोग्रेस कर सकता है, प्रॉस्पर हो सकता है। और इम्पैक्ट हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज एक बहुत वाइड रेंज टॉपिक है। हम इस वाइड टॉपिक के जो इम्पैक्ट्स हैं वो सिर्फ वाटर रिसोर्सेज के ऊपर देखते हैं। अदर इम्पैक्ट्स जो होते हैं हमारे पास क्लाइमेट के इन्वायरमेंट के ऊपर, वो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। अब हमने इस टॉपिक को देखना है पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान के लिहाज से हम दो दो तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डोमेस्टिक वाटर इश्यूज हैं, दूसरे जो हमारे पास रीजनल वाटर इश्यूज हैं, जिस तरह क्रॉस बाउंड्रीज के इशू हमने पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह इस मसले को फेस कर रहा है। बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस क्या क्या है। पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ पीपल्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं रोजाना, ताकि उन्हें एक्सेस हासिल हो सेफ और रिलायबल वाटर सप्लाईज तक। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे। अगर हम चले जाएं देहातों में तो वहाँ पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पे खेतों को देने के लिए पानी नहीं है। ये बहुत कम्प्लेक्स और क्रिटिकल इश्यू है पाकिस्तान जो इस वक्त फेस कर रहा है। देखिए, कोई भी इश्यू हो, डिजीज हो, कोई भी किसी तरह का भी तनाजा हो, कन्फ्लिक्ट हो, तो उसके अगर पीछे जाएं तो मुहर्रिकात होते हैं, जिन्हें हम कॉजेटिव एजेंट कहते हैं, जिन्हें हम फैक्टर कहते हैं, काजिंग फैक्टर कहते हैं। तो इसके भी मल्टीपल मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी जो इस चीज को मजीद हवा दे रहे हैं, यानी कि वाटर क्राइसिस को मजीद बढ़ा रहे हैं। अब सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पाकिस्तान इसकी वजह से फेस कर रहा है। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको हेल्थ के इश्यूज रहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल करती है इसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की जो मीशत की रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। ज़राअत के लिए पानी मौजूद नहीं है। सोशल स्टेबिलिटी इसकी वजह से नहीं आ पाती। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं। इस इश्यूज के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस इशू की वजह से कंट्री को हेल्थ, इकोनॉमी और सोशल स्टेबिलिटी के जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि स्कार्सिटी और डिप्लीशन सबसे पहली वजह है। ये शदीद पानी की कमी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। देखें, लिमिटेड रिसोर्सेज है। एक तो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी दिन ब दिन साल कम होती जा रही है।
अगर हम 2009 की बात करें तो उस वक़्त जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 1500 क्यूबिक मीटर थी। अब हम 2023 की बात करें तो ये इतना डाउन होके 1000 तक आई, क्यूबिक मीटर तक आ गया 2023 में। इट्स वेरी शॉकिंग फॉर पाकिस्तान। और ये ग्लोबली पाकिस्तान लाई करता है लोएस्ट कंट्रीज़ में। देखें किस तरह से 1500 से हम 1000 तक आ गए हैं, तो हम लोएस्ट कंट्रीज़ में ही लाई करेंगे। फॉलिंग बिलो द इंटरनेशनल वाटर स्ट्रेस थ्रेशोल्ड। अब जो इंटरनेशनल वाटर स्ट्रेस थ्रेशोल्ड है, पाकिस्तान उस लेवल से भी नीचे चला गया। क्लाइमेट चेंज की हम बात करें तो हमारे पास जो रेनफॉल पैटर्न है वो पाकिस्तान में बिगड़ चुका है। रेनफॉल पैटर्न बिगड़ने के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ से हमें रियासत को पता है कि यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करता है, डेवलपमेंट करता है, ताकि वाट रेन की वजह से जो पानी यहाँ पे आएगा उसके लिए रास्ते बनाता है, ताकि उस पानी को आसानी से गुजारा जा सके। अब देखें, पानी अब पैटर्न अगर चेंज हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी काम का नहीं रहा। जहाँ पे पैटर्न जाएगा वहाँ पे तबाही जाके मचाएगा, और अब पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे डेवलप करने के लिए काफ़ी अपना ज़र-ए-मुबादला उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर पाकिस्तान में पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर के पिघलने की वजह से पाकिस्तान में जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें कमी आ रही है, यानी कि डिप्लीट हो रहा है। वो स्कार्सिटी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी। और हमारे पास टेम्परेचर भी पाकिस्तान में दिन ब दिन रेज होता जा रहा है। टेम्परेचर का ग्राफ है वो रोजाना रोजाना ऊपर जा रहा है। ये सब किस चीज की वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये चीजें रेनफॉल पैटर्न में तब्दीली, मेल्टिंग ग्लेशियर का मेल्ट होना और टेम्परेचर का रेज होना, ये मजीद हमारे पास पाकिस्तान में वाटर की एक शदीद किल्लत को जन्म दे रही है। ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो अगर हमारे पास ग्राउंड के ऊपर पानी नहीं है, या हमारे पास नहरों में पानी नहीं है, नदी नालों में पानी नहीं है, तो लोगों ने पानी को इस्तेमाल तो करना है। किस पर्पज के लिए? इरिगेशन के पर्पज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। तो वो ग्राउंड वाटर के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करना शुरू कर देंगे, अगर हम उनके लिए ग्राउंड के ऊपर पानी नहीं है तो। अगर वो ग्राउंड वाटर के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करेंगे तो जिस उसकी वजह से ग्राउंड वाटर में कमी आएगी, और इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करने से जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे साल्ट वाटर की इंट्रूजन भी होती है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करें तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट पे बात आती है। मैनेजमेंट जहां पे भी, जिस टॉपिक पे भी आप लिख रहे हो, बात कर रहे हो, वहां पे बैड गवर्नेंस, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, करप्शन, ये लिख दें। ये पाकिस्तान में ये रहेंगी। ये आज से नहीं, ये जब से मुल्क बनाया तब से आ रही। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई इसमें तब्दीली नहीं करेगी। जिस तरह मॉडर्नाइजेशन की बेसिस पे, टेक्नोलॉजीज की बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अप टू डेट किया जाता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वही कैनाल्स हैं, लीकेज है उनमें, वही कैनाल्स हैं जिनके किनारे पुख्ता नहीं है, उनके किनारे मड मड स्टेन है, जिसकी वजह से पानी रिस्क के ज़ाय हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान में। अगर इरिगेशन सिस्टम को देखें तो ये हज़ारों नहीं लाखों साल पुराना है। ऐसे ही पानी को छोड़ देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। आप देखें चाइना में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ड्रिप सिस्टम आ गया है, और पानी को एक तरफ से सेव करने के लिए सिस्टम मुतारिफ कराए गए हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन सिस्टम्स को अडॉप्ट करे, अपने जो किसान भाई हैं उनको एजुकेट करे, अवेयरनेस फैलाए, ताकि पानी को ज़ाय होने से बचाया जा सके। अब लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो खतरे के बराबर है। जिस तरह पाकिस्तान एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करता है, वो तो हम सबको पता है। अब जाके पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो हाइंडर्स प्रोग्रेस है, और इस सॉरी प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के प्रोग्रेस को हैंडल करती है ये इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, जो कि एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसकी बेस पे मॉडर्नाइजेशन ले आया जा सके, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को अप टू डेट किया जा सके, उसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब बात आ गई पुअर गवर्नेंस की। इदारे कमजोर हैं, करप्शन है, इदारों में करप्शन है, कंट्रीब्यूट मिसमैनेजमेंट एंड इनइक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जनाब हमारे पास बेहतरीन एक नहरी निज़ाम बिछा दिया, बेहतरीन एक ज़बरदस्त सेटअप है पंजाब में, लेकिन वहाँ इदारे मज़बूत ना हों, तो इदारे क्या करेंगे? तो असर रसूख वाला बंदा तो पानी पानी रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा कर लेगा, क्योंकि इदारे उसके पास हैं, उसके पास पैसे हैं, वो करप्ट लोगों को पैसे दे देता है, करप्शन हो जाती है। तो मिसमैनेजमेंट इस तरह से हो रहा है, और बहुत सारी लैंड जो है वो पाकिस्तान में ज़ाया हो रही है। उनमें फसलें काश्त नहीं हो रही, और
असर रसूख वाले लोग इसमें ज़्यादा अपना असर रसूख दिखा जाते हैं और फ़ायदे भी उठा जाते हैं इस सिस्टम से। इस गवर्नेंस सिस्टम को जानबूझ के पुअर रखना, ये बड़े लोगों का एक एक किस्म का एक सोची समझी चाल है। इम्पैक्ट्स ऑन पीपल एंड सेक्टर, पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर और सेक्टर के ऊपर कौन से असरात होते हैं। सबसे पहले हेल्थ रिस्क है। साफ पानी नहीं है पीने के लिए, आप वहां पे जाके पानी पी रहे हैं जहाँ पे दूसरे जानवर भी पानी पी रहे हैं, आप वहां पे जाके पानी पी रहे हैं जहाँ जो पानी खड़ा हुआ है, आप बारिश से जो पानी आया है उस पानी को पी रहे हैं जो काफी दिनों से वहीं पे रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे वहां पे बैक्टीरियाज होंगे, डिफरेंट जर्म्स होंगे, तो वाटर बोर्न बॉर्न डिजीजेस होंगे, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें। कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर बोर्न डिजीज में, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल को पे असरात मुरतब होते हैं। पार्टिकुलरली अगर हम ज़्यादातर देखें तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्यों, क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता बनिस्बत एक बड़े या यंग अडल्ट के। चिल्ड्रन में इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो जल्दी से चिल्ड्रन पे असरात मुरतब होते हैं। अब फूड सिक्योरिटी की बात करें, हाँ, फूड सिक्योरिटी की बात आप खुद से ज़रा सोचें कि अगर हमारे पास पानी की किल्लत है और तो फसलों को देने के लिए पानी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी लॉस कर जाएगी, नीचे चली जाएगी और थ्रेटन्स होगा। अब अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नीचे चली गई भाईजान, अब हम लोग इस ज़राअत से हासिल क्या करते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हासिल करते हैं, वो मॉलिक्यूल जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से मिलता है। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी। स्पीशीज वैल्यूज प्रोडक्टिविटी में कमी का मतलब न्यूट्रिएंट्स में कमी का मतलब है। न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कमी, बायोमोलिक्यूल्स में कमी है। बायोमोलिक्यूल्स कम होंगे तो हम खाना कम खाएंगे, जिसकी वजह से हमारे हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी रहेगी और हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। यानी कि फूड सिक्योरिटी डायरेक्ट अगर हम लिंक करें इसको तो हेल्थ सिक्योरिटी के साथ भी ये लिंक करती है। अच्छा जी। और जेंडर डिस्पैरिटीज देखें, वुमेन्स एंड गर्ल्स ऑफन बेयर द brunt of water scarcity, spending long hours collecting water and facing sanitation challenges। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं एक देही इलाके में रहता हूँ, कोहे सुलेमान के इलाके में। यहाँ पे बेचारी औरतें जो हैं, पानी की अगर कमी हो जाए ना तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल उन्हीं को करना पड़ता है। उनको जाके दूर दराज के इलाकों से पानी भर के लाना, केन्स में, डब्बू में, टीन में, जो हमारे पास मट्टी से बने हुए घड़ोले होते हैं उनमें जाके पानी भरना, वो उनका टाइम ज्यादा ज़ाया हो जाता है और वो औरतें हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे एक जेंडर डिस्पैरिटीज को देखे ना, मर्द तो नहीं जा रहे, एक औरत को जाके भेज रहे हैं, औरत के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, उसका टाइम भी ज़ाया हो रहा है और सैनिटेशन के चैलेंजेस भी उसी औरत को ही हो रही हैं। और बाहर जाके क्लाइमेट चेंज और डिफरेंट फैक्टर्स को अगर कोई फेस कर रहा है तो वो औरत है। इस वजह से औरत को बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर में जो स्कार्सिटी है, कमी है, उस मुतासिर मुतासिर हो रही है औरत। अच्छा जी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स देखें हम, हमारे पास इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स कौन सी हैं। हम सबसे पहले अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम को देख रहे हैं ना, रीजन की तरफ हम बाद में जाएंगे। इंटर प्रोवेंशियल डिस्प्यूट्स, पंजाब और सिंध में हमेशा आपने देखा, क्योंकि ये शेयर करती हैं हमारे पास दरिया सिंध को, इंडस वाटर, इंडस रिवर को, तो इन दोनों सूबों से गुजर के जाता है, तो इनको हमेशा एक दूसरे के साथ इस चीज को लेके इख्तलाफात देखने को मिलेंगे। ये एक इंटर प्रोवेंशियल डिस्प्यूट है, लीडिंग टू टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स, दोनों सूबों के दरमियान ये टेंशन और कन्फ्लिक्ट को भी लीड करते हैं। अर्बन रूरल डिवाइड, इसके ऊपर अगर हम सिटीज और रूरल एरियाज को क्या मुआवजा करें तो सिटीज में हमेशा पानी की कमी का लोगों को सामना करना पड़ता है। वहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए थे जहाँ पे जाके लोग, शहर के लोग साफ पानी भरते हैं। अगर हम इसी तरह रूरल एरियाज में देखें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर किसी वजह से वो फ्लडिंग हो जाती है, ज्यादा बारिशें आ जाती हैं, तो वहाँ पे फ्लड यानी कि सैलाब आ जाते हैं और ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है वहीं पे। क्योंकि जो देही इलाके में रहने वाला ज्यादातर वो जो लोग हैं वो किसान हैं। किसान को पानी चाहिए एरीगेशन के लिए, किसान को वहाँ के लोगों को, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को पानी चाहिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो वो पानी अगर उनको नहीं मिलेगा तो ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे और ग्राउंड वाटर के में जो वाटर का लेवल है वो कम हो जाएगा। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है। किस तरह हम एड्रेस करेंगे इन चैलेंजेस को?
इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, वो जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी हैं चीजें उनके उलट हमने उनको सीधा करना है। सीधा करना है तो वाटर स्कार्सिटी का इश्यू भी नहीं रहेगा, ये सारा सिस्टम सेटअप सेटिंग में आ जाएगा। अब इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, हमने इरिगेशन सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन लेके आनी है। मॉडर्नाइजेशन के जो टूल्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं, जापान, चाइना, अमेरिका, तो हमें भी उस तरह के अपने सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन लेके आनी है। वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान को आई थिंक बहुत सारे ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजीज का पता नहीं है, 70 से 80% लोगों को। जिनको पता भी है तो वो थोड़ा बहुत उसको इस्तेमाल करें। हमें मुकम्मल तौर पे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने वाटर को अपनी आने वाली नस्लों के लिए कंजर्व कर सकें, अपने फूड्स की प्रोडक्टिविटी को डाउन ना होने दें। अब प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन आर क्रूशियल स्टेप्स, क्यों क्रूशियल स्टेप्स है? उसी से ही हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, इसी से ही वाटर सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, इसी से इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सारी चीजें अगर हम देखें तो पानी का बहुत बड़ा किरदार है एक मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए। आप स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस को आप स्ट्रॉन्ग कर दें, उसके इदारों को मजबूत कर दें, तब भी ये सब चलेगा। करप्शन को वहां से खत्म कर दे, तो करप्शन अगर नहीं होगा, इदारे मजबूत होंगे, तो जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो इफेक्टिव होगी, उसे लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में कोई रुकावटें पैदा नहीं होगी, तो लोगों को बिला हिसाब यानी इक्वालिटी की बेसिस पे, मेरिट की बेसिस पे पानी मिलेगा। तो इससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर हम अपनी गवर्नेंस को मजबूत करें। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इन्वेस्ट करना है। हमने स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करनी है, न्यू न्यू डिसैलिनेशन प्लांट्स हमने लगानी है, जिनका मकसद, हमारे पास डिसैलिनेशन प्लांट्स का ये होता है कि हमने सी वाटर को प्योर करना है, उसमें से जो साल्ट्स हैं, उसमें से जो मिनरल्स हैं, उनको रिमूव करना है ताकि वो पानी पीने के काबिल हो जाए, लोग उसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकें। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। जो पानी हमारे पास वेस्ट हो चुका है, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स आ चुके हैं, जो इंडस्ट्रीज से पानी निकलता है वो वेस्ट पानी होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि हम ट्रीट क्यों किया जाता है, एक पेशेंट है हमारे पास है, मैं हूँ, फर्ज करें आप हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं तो बीमारी की हालत में हम फंक्शन नहीं कर पाते यार। हम सोचते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए, ट्रीटमेंट करानी चाहिए, उसके बाद हम फंक्शनल हो जाते हैं ताकि हम सही से, जिस तरह हम डेली रूटीन में काम करते हैं ना, वैसे काम करना शुरू शुरू कर दें। तो ये वो होती है ट्रीटमेंट। तो हम हमारे पास जो पानी खराब हो चुका है, जो डिजीज्ड वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसको भी हमने ट्रीट करना है ताकि हम उसमें रीयूज कर सकें। ये लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी को इंगेज करना है। किस तरह हम अपनी कम्युनिटी को इंगेज करेंगे? एक तो हम उनमें आगाही पैदा करें, पानी के जो इम्पोर्टेंस है वो बतानी चाहिए, पानी की जिंदगी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, जानवरों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, फसलों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, मुल्क की तरक्की के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे पास अमन और इस्तेहकाम के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये हमें अपने अवाम उन्नास को ये आगाही देना चाहिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को इंगेज कर सकें, इस क्रुशियल मैटर को सॉल्व करने में हमारी पूरी कम्युनिटी मिले और हम इससे जान छुड़ाएं। प्रमोटिंग कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आए जहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी को प्रमोट किया जा रहा हो, जो कि वाटर को मैनेज करने में उनको तालीम दी जा रही हो, उनको एजुकेट किया जा रहा हो। वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए कि वाटर वाटर मैनेजमेंट डिसीजन डिसीजन मेकिंग में उनको भी हिस्सेदार शिराकतदार होना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स का भी हक है। हम जेंडर डिस्पैरिटीज से तंग आ चुके हैं, औरतों को बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रीजनल कोऑपरेशन, एक रीजन में है तो आपको रीजनल कोऑपरेशन की शदीद ज़रूरत होती है। कोलैबोरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, तो इनके साथ पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए। ऑन ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज, देखें इंडस इंडस रिवर जो है वो इंडिया पाकिस्तान शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ इस चीज पे रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत है। काबुल ड्राइवर जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है पाकिस्तान, तो उसके साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी एक रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत है ताकि इस मैटर को बेस्ट तरीके से, बेस्ट पर्पस के लिए
बेस्ट पर्पस यही है कि हमारे पास जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं हमने उनको कम करना है। कंक्लूड करते हैं पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है वाटर की वजह से, उसमें उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान's वाटर क्राइसिस डिमांड्स इमीडिएट एंड कम्प्रिहेंसिव एक्शंस। इमीडिएट और कम्प्रिहेंसिव एक्शन की जरूरत है, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज जो कि स्पेशली हमारे चिल्ड्रन को मुतासर करते हैं। चिल्ड्रन ही हमारे आने वाली नस्ल हैं और हमारे मुल्क को उन्होंने संभालना है, तो हमें एक सेहतमंद नस्ल की जरूरत है। हमें अपने औरतों को दूर दराज इलाकों में पानी भरने के लिए नहीं भेजना पड़ेगा अगर हम इस मसले को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस मसले को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहेंगे। अगर हम इस मसले को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी होगी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी। बाय एड्रेसिंग द चैलेंजेस थ्रू efficient management, strong governance, technology advancement and regional cooperation, इन चीज़ों से हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए। हमें अपने मैनेजमेंट को एफिशिएंट करना चाहिए, हमें अपने गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें एडवांसमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और रीजनल कोऑपरेशन हो, तो पाकिस्तान एक सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है बाय दीज स्टेप्स। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करता है तो ब्राइटर फ्यूचर पाकिस्तान का इंतजार कर रही है। माय डियर स्पीशीज फेलोज, पाकिस्तान सिर्फ डोमेस्टिकली इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर रहा, बल्कि रीजनली भी पाकिस्तान को टेंशंस, चैलेंजेस, इश्यूज का सामना है। अब रीजन में पाकिस्तान को कौन से इश्यूज का सामना है? पाकिस्तान के फ्लैश पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से हैं? एक तो हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे जो कि इंडिया के साथ हम साइन कर चुके हैं 1960 में। इसको मैं थोड़ा बोल्ड करता हूँ, 1960 में ये ट्रीटी इंडिया के साथ साइन हुआ है। एलोकेट वाटर राइट्स को एलोकेट करता है कि पाकिस्तान के पास कौन से वाटर राइट्स हैं, किन दरियाओं पे पाकिस्तान का शेयर है और किन दरियाओं पे इंडिया का शेयर है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अलग से भी क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर सके, किस तरह इस ट्रीटी को साइन किया गया, कब साइन किया गया और वायोलेशन किसकी तरफ से हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, इंडिया की तरफ से हो रही है। अब इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इंडिया के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वायोलेट करते हैं ट्रीटी को और पाकिस्तान में फेस करता है रिड्यूस्ड वाटर फ्लो को। अब अफगानिस्तान के साथ हमारे पास काबुल रिवर है, हम राइपेरियन कंट्री हैं अफगानिस्तान के साथ। ये भी क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इसमें पेचीदगियाँ मजीद बढ़ रही हैं। इस चीज़ में पेचीदगियाँ बढ़ने की वजह से जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम कम्युनिटी है पाकिस्तान में मुतासर हो रही है और ये कम्युनिटी पानी की शदीद कमी का सामना कर रही है। इमर्जिंग चैलेंजेस कौन सी हैं कि ये हमारे पास न्यू एग्रीमेंट्स हुए चाइना के साथ, जिसमें शार्क स्कैम ड्राइवर है और ईरान के साथ हेलमन ड्राइवर है। ये इनको केयरफुली हमें आगे लेके चलना चाहिए और कोलैबोरेट करना चाहिए। फ्रेमवर्क हमारे पास अच्छा होना चाहिए, इक्विटेबल सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो अक्रॉस द बॉर्डर, तो हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए। ड्राइवर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट को जो ड्राइव कर रही होते हैं, जिस तरह हमने पॉजिटिव एजेंट्स की बात की, फैक्टर्स की बात की, तो यहाँ पे हम ड्राइवर्स की बात करेंगे। ड्राइवर्स भी दरअसल इससे ही है, क्योंकि एक ड्राइवर चलाता है ना सारी चीज़ों को। यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट को चलाने वाले फैक्टर्स की बात हो रही है। ऑलमोस्ट अगर हम फैक्टर की बात करें तो सारे सेम है। जिस तरह की स्कार्सिटी यानी कि पानी की शदीद कमी है, वो पाकिस्तान में किस तरह पाकिस्तानियों को मुतासर कर रही है, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। हिस्टोरिकल ग्रेवेंसेस जो महरूमियाँ हैं, तारीखी महरूमियाँ पाकिस्तान की। अब द लेजेसी ऑफ कॉलोनियल एरा एग्रीमेंट्स की हम बात करें तो उनकी लेजेसी को देखें या अनरिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को देखें। जिस तरह के हमारे पास कश्मीर है, कश्मीर के तनाज़ा का भी यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार है, पर्टिकुलरली इंडिया के साथ जो हमारे पास मसला है। वो वाटर निगोशिएशन के ऊपर उसके साए हमेशा मंडलाते रहते हैं। ट्रस्ट को हैंड करता है, वो कोऑपरेशन को हैंड करता है। एक तरफ से हमारे पास वो मसला है, दूसरी तरफ से ओरिजिन जो है वो ज़्यादातर पानी वाटर रिसोर्स की वो कश्मीर की तरफ से आती है और कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है इंडिया। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल मजीद बढ़ते जा रहे हैं और ये कॉलोनियल एरा की एग्रीमेंट्स थी या फिर अनरिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थी जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो ड्राइवर्स हैं इन कन्फ्लिक्ट्स की। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? देखिए, 2 तरह की कंट्रीज़ होते हैं, एक अपस्ट्रीम कंट्रीज़ हैं और दूसरे हमारे पास डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ हैं। इस वक़्त हम डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ में आते हैं। अपस्ट्रीम कंट्रीज़ में इंडिया है और अपस्ट्रीम कंट्रीज़ में चाइना है।
अपस्ट्रीम कंट्रीज क्या कर सकती हैं, वहाँ पे हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाती हैं, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं, तो ये डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को बुरी तरह से मुतासर करते हैं। वहाँ पे इकोलॉजी डैमेज होता है, वाटर फ्लो रिड्यूस हो जाता है, और पाकिस्तान इस चीज़ का बहुत शिकार है। पाकिस्तान में इस चीज़ के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा और देर पा रहने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कि अपस्ट्रीम कंट्रीज के साथ जो ट्रीटीज साइन हुए हैं वो अपस्ट्रीम कंट्रीज को चाहिए कि भी उनको आप होल्ड करें, ट्रीटीज की को वायोलेट ना करें। अब लैक ऑफ रीजनल कोऑपरेशन को भी देखना चाहिए। रीजनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हम जिस रीजन में रहते हैं हमारे पास वहाँ पे हमारे पास हमसाया जो हैं अपस्ट्रीम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारी कोऑपरेशन होनी चाहिए, ताकि हम उनके साथ एक प्लेटफॉर्म बना के जो हमारे पास मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, उनको डिस्कस कर सकें और उनका एक खातिर का हल निकाल सकें। तो ये वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पैथवे क्या है जनाब, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? जिस तरह हमने डोमेस्टिक जो वाटर स्कार्सिटी या डिस्प्यूट्स थे, उनको हल करने के लिए कुछ सजेशन दी थी, यहाँ पे भी हम देंगे कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को मजबूत करना होगा। इंडस वाटर ट्रीटी की पासदारी करवानी होगी इंडिया के साथ, और वो हाइड्रो पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्ट डैम्स को मजीद न बनाए और मजीद प्रोजेक्ट्स को पीछे करे। पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान में पानी के कमी का सामना है, पाकिस्तान में फ्लडिंग होती है, क्योंकि जब उनके डैम्स भर जाते हैं तो अचानक पानी छोड़ देते हैं, और पाकिस्तान में ऑलरेडी जो वेज हैं वो मट्टी से भरे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से फ्लडिंग का खतरा होता है। दोबारा ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इफेक्टिवली। अगर ये होगा, डेटा को शेयर किया जाना चाहिए दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, दोनों की तरफ से जो ज्वाइंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सिर्फ अगर इंडिया इस ट्रीटी को मॉनिटर करेगा तो पाकिस्तान के हकूक सल्व करेगा, अगर पाकिस्तान करेगा तो इंडिया के हकूक सल्व करेगा। दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और ज्वाइंट मॉनिटरिंग हो, तो वो दोनों जो है डेटा को भी शेयर करें और इफेक्टिवली एक अच्छे से हल की तरफ आगे बढ़े। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए, और ट्रस्ट को बेल्ट करना चाहिए। ट्रस्ट बेल्ट मेजर्स होने चाहिए, जिससे टेंशन्स को मजीद एस्केलेट होने से बचाया जा सके। रीजनल वाटर फोरम्स हमारे पास होने चाहिए, जहाँ पे जो रीजन में जो वाटर की वजह से जिन कंट्रीज में डिस्प्यूट्स हैं वो उन प्लेटफॉर्म पे आके डायलॉग करें, नॉलेज और डेटा को शेयर करें एक दूसरे के दरमियान, राइपेरियंस नेशंस के दरमियान, ताकि एक कलेक्टिव या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन जन्म ले, और ट्रांसबाउंडरी वाटर रिसोर्सेज को अच्छी तरह से उनको शेयर किया जाए, डिवाइड किया जाए। जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना चाहिए कलेक्टिव एफर्ट्स को, ताकि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट जो है, या वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, या डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, वो हमें ऑफर कर सकते हैं विन विन सॉल्यूशंस फॉर शेयर्ड वाटर मैनेजमेंट। इन्वेस्टिंग इन वाटर एफिशिएंसी, हम वाटर एफिशिएंसी में भी इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। वाटर की हम अगर एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, उन टेक्नोलॉजीज को जिनको इस्तेमाल करके हम वाटर को सेव कर सकें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो पाकिस्तान में है वो काफ़ी पुराने हैं, उनमें मॉडर्नाइजेशन को लाना होगा। तो इससे हम वाटर रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमें उनको सेव करना चाहिए, और फॉर फ्यूचर यूज हमें उनको बचा के रखना चाहिए। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं जनाब। वाटर टेंशन पाकिस्तान के लिए कम्प्लेक्स और डेलिकेट चैलेंज है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को एक्नॉलेज करे। पाकिस्तान को चाहिए कि डेटा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करे। पाकिस्तान को चाहिए कि रीजनल कोऑपरेशन को प्रायोरिटाइज करे, और पाकिस्तान को चाहिए कि इन्वेस्ट करे सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान को मॉडर्नाइजेशन लेके आना चाहिए। पाकिस्तान एक फ्यूचर के लिए स्ट्राइव कर सकता है, जहाँ पे शेयर्ड वाटर रिसोर्स एक पुल का, एक ब्रिज का काम कर सकता है, जिसपे पाकिस्तान चल के पीस और प्रॉस्पेरिटी, अमन और सलामती की तरफ बढ़ सकता है। बेस्ट ऑफ लक डियर एस्पिरेंट्स। आपसे गुजारिश है कि 3 बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, इनमें एक लाइक का है, सब्सक्राइब का है और बेल आइकन का है। तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब को हिट करना है, और दूसरे नंबर पे आपने लाइक को हिट करना है, और आप बेल आइकन को दबा के हमारी नेक्स्ट वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।